हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, और उसी क्रम में आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, यानी किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है तो साथ साथ उसमें कंडक्टेंस की भी प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेसिस्टेंस जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें से एक फैक्टर टेम्परेचर भी है, यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ कैसे वो चेंज होता है, इसको भी हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा, और आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। हम लोगों ने पिछले क्लास में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेसिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, और रेसिस्टेंस का तात्पर्य है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से जब करंट का फ्लो होता है तो वह कंडक्टिंग वायर उस करंट के फ्लो का अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को, कंडक्टिंग वायर के इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर की ये जो प्रॉपर्टी है ये 100% ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती कि वो पूरा के पूरा कंडक्टर के से जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसको अपोज करे। यानी डैट मीन्स हमारे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर की सिर्फ एकमात्र यही प्रॉपर्टी नहीं हो सकती कि वो करंट का अपोज करे, क्योंकि अगर एकमात्र 100% अगर यही प्रॉपर्टी उसमें सिर्फ है कि वो करंट को अपोज करे तो फिर किसी भी कंडक्टर से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि 100% उसका एबिलिटी है या 100% उसकी प्रॉपर्टी है कि वो बस उसको अपोज करना। तो अगर ऐसा होगा तो फिर करंट को पास नहीं होने देगी, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। उस कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है अपोज के बाद भी, यानी रेसिस्टेंस के बाद भी उस कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडक्टर में अपोज करने की प्रॉपर्टी के साथ साथ करंट को पास कराने की भी प्रॉपर्टी होती है। तो कंडक्टर में इस पास कराने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, यानी या कंडक्शन कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ठीक रेसिस्टेंस के प्रॉपर्टी के अपोजिट है। यानी रेसिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसका काम है करंट को अपोज करना, और कंडक्टेंस का तात्पर्य हो गया कि करंट के फ्लो को संभव बनाना या करंट को पास कराना। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंडक्टिंग वायर में रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी अधिक है तो निश्चित रूप से उसमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कम होगी, और अगर किसी कंडक्टिंग वायर में रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी कम है तो उसमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी अधिक होगी, यानी वो चालन अधिक कराएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो कंडक्टेंस है उसका मेजरमेंट हम उसके रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल से कर सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो इसलिए कंडक्टेंस का मापन हम रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल से करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस, 1 अपॉन रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल से हम लोग कंडक्टेंस को मेजर करेंगे। तो कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऐसे हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह कंडक्टर से
करेंट को अलाउ करता है या करेंट को पास होने देता है, उस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टेंस कहेंगे। और यह प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस के ठीक अपोजिट है, इसलिए हम लोग कंडक्टेंस का जो मेजरमेंट है वह रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल से हम लोग करते हैं। तो कंडक्टेंस को हम लोग जी से अगर डिनोट करें तो रेसिस्टेंस का नोटेशन होता है आर, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 1/r। तो ये कंडक्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? अब कंडक्टेंस के लिए देखिए, रेसिस्टेंस के लिए हमने और भी बहुत सारे फॉर्मूला निकाले थे, तो उस फॉर्मूले का भी उपयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, और इस प्रकार से अगर हम यहाँ से R का मान निकालें तो ये हो जाएगा V/I। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो इसलिए कंडक्टेंस G इज इक्वल टू हो जाएगा, R के जगह पर VI रखेंगे तो ये हो जाएगा I/V। डैट मीन्स कि यह रेसिस्टेंस के ठीक अपोजिट, जैसे हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है V/I इज इक्वल टू R, तो यहाँ पे आ गया I/V इज इक्वल टू G, यानी रेशियो उलट गया, V/I इज इक्वल टू R और I/V इज इक्वल टू G। तो ओम्स लॉ को, ये ओम्स लॉ का ये भी एक फॉर्म कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी I और V अगर कांस्टेंट रहे, यानी G का मान कांस्टेंट रहे, तो रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक प्रभावित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक भी प्रभावित हो जाएगा। जैसे अगर सपोज कीजिए कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का अगर रेसिस्टेंस चेंज होता है, यानी अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस घटता है तो कंडक्टेंस उसका बढ़ेगा। लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि V/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो V/I का अगर रेशियो कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब यह है कि I/V का भी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस फॉर्मूला के आधार पर अगर देखें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में, आपको याद होगा कि हमने V और I के बीच एक ग्राफ खींचा था, V और I के बीच। तो ये अगर हमारा V है और इस पे हम I लेते हैं और ये ग्राफ सपोज कीजिए कि हमारा ऐसे आता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, कहीं पर भी अगर हम यहाँ पे स्लोप लेते हैं इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वह स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो वो बताता है V/I, जिसको हम लोग कहते हैं R, यानी वो रहता है कांस्टेंट, क्योंकि ऐसे ग्राफ में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, तो हमने इसको पिछले क्लास में देखा है। अब सपोज कीजिए कि यही ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं I और इस पर कर देते हैं हम V। तो अगर हम स्लोप निकालें तो अब हमको स्लोप में क्या मिलेगा, पहले क्या होगा, I होगा और फिर नीचे जो होगा वो V होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा I और ये नीचे हो जाएगा V। अब जब, क्योंकि हमारा इस एक्सिस पर अब I आ गया और इस एक्सिस पर V आ गया, तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो हमारा I/V यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा ही हम लोग स्लोप निकालते हैं। इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम देते हैं M। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप हो गया, अगर हम ये स्लोप लेते हैं, निकालते हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर के रूप में हमारा I हो जाएगा और बेस के रूप में हमारा V हो जाएगा, तो I/V। और I/V को हम लोग क्या कहते हैं, G कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो कभी भी हम लोग अगर, जब भी हम लोग ओम्स लॉ लिखते हैं और ओम्स लॉ में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं V और I के बीच रिलेशन को दिखाने के लिए, तो हम लोग को हमेशा इस पर V और I ही लेना चाहिए, वो ज़्यादा सटीक रहेगा। हालांकि अगर I और V भी हम लेते हैं तो ये बिल्कुल आप दिमाग में रखिए कि I और जब V लेंगे तो स्लोप हमारा I/V होगा, तो उससे हमको कंडक्टेंस मिलेगा। हालांकि ये उसके अपोजिट अगर देखें तो ओम्स लॉ इस अनुसार भी हमारा सही है, क्योंकि अगर G भी कांस्टेंट रहता है तो R तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो R में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उस अनुसार भी ये अगर देखें तो बिल्कुल उसके समानांतर है या एनालॉग के रूप में है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर V और I रख करके अगर ड्रॉ करें ग्राफ, तो ओम्स लॉ के लिए वो सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पर कंडक्टेंस, ये जो हमारा ग्राफ हो गया वो कंडक्टेंस के लिए ग्राफ हो गया, और स्लोप हो गया I/V जो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के चालन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी के ठीक रेसिप्रोकल होता है, तो उसका यूनिट जो होगा वो भी उस रेसिस्टिविटी के रेसिस्टेंस के यूनिट के बिल्कुल अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो इसका यूनिट हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टेंस का हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट ऑफ G, तो R रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ओम, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओम इनवर्स को हम लोग देते हैं ऐसे उल्टा, ऐसे लिखते हैं, और इसके सिंबल को हम ऐसे उलट करके लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देते हैं मू। ठीक है, या इसका एक और सिंबल हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे साइमन, साइमन SIEMEN, साइमन। तो हम लोग या तो G का जो यूनिट है वो हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसको मो भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग साइमन भी लिख सकते हैं। तो तीनों यूनिट है। ठीक है, जिसका यूज करना चाहे हम कर सकते हैं, तीनों एक ही यूनिट है। ठीक है, अलग अलग उसका नाम किया गया है, साइमन भी कहते हैं, मो भी कहते हैं, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने समझा कि कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का ठीक अपोजिट है यहाँ पर। ठीक है, अब आइए हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में समझते हैं। तो जिस प्रकार से कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का अपोजिट है या उसका रेसिप्रोकल है, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी जो है वो भी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है। हमने पिछले क्लास में रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। रेसिस्टिविटी का मतलब हो गया कि रेसिस्टिविटी जो है कोई कंडक्टिंग वायर जिस सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, यानी रेसिस्टिविटी कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी ना हो करके वो जिस सब्सटेंस से बना हुआ है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर कॉपर के वायर का हम यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर के वायर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो कॉपर पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके वायर के लेंथ पे या मोटाई पे डिपेंड करेगा। कॉपर के वायर, कॉपर का वायर कॉपर का बना हुआ है, इसलिए रेसिस्टिविटी कॉपर पर डिपेंड करेगा, सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। वायर का लेंथ कितना है, वायर का थिकनेस कितना है, उस पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा, बट रेसिस्टेंस जो होगा वो वायर के लेंथ पर, मोटाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वी हैव, अगर हम R के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो आता है रो इंटू L/A, और इसी से हम लोग रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो R इंटू A/L। तो ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो हमने पिछले क्लास में रेसिस्टिविटी को डिफाइन किया था कि द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। यानी कंडक्टिंग वायर जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उस सब्सटेंस के एबिलिटी को, करंट को अपोज करने की एबिलिटी को, उस सब्सटेंस का हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इस रेसिस्टिविटी को हम लोग यहाँ पर कुछ और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या उस रेसिस्टिविटी को हम मेजर कैसे करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर में, उसको आपको हम बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इफ़ ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पर पुट करें कि L = 1 मीटर एंड A = 1 मीटर स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो = R हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर लंबा, ठीक है, और 1 वर्ग मीटर, 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर कोई हम कंडक्टर लेते हैं तो उस कंडक्टर का जो भी रेसिस्टेंस होगा वही उस कंडक्टर के सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी कहा जाएगा। चूँकि यहाँ पर लेंथ भी 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर है, तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि 1 मीटर साइड के किसी क्यूब, 1 मीटर साइड के किसी क्यूब
का जो रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस या जो रेसिस्टेंस होगा वही वैल्यू वह कंडक्टर जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उस सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी कहा जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं या रेसिस्टिविटी को मेजर करने का यही तरीका है कि किसी सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी कितनी है, इसी तरीके से हम लोग सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जानना है अब रेसिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में। तो जिस प्रकार से कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसी प्रकार से कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। यानी किसी भी सब्सटेंस में अपोज करने की जो एबिलिटी है वो रेसिस्टिविटी कही जाती है और उसी सब्सटेंस में करेंट को पास कराने की जो एबिलिटी होती है उसको हम उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टिंग सब्सटेंस टू अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। यानी करंट को पास कराने की जो किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस में एबिलिटी पाई जाती है उसी एबिलिटी को उसकी हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी को भी हम यहाँ पर रेसिप्रोकल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। हमने आपको ये भी बताया था कि रेसिस्टिविटी का एक और नाम है जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की जगह पर हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो इसी प्रकार से कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से, छोटा सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो ये कंडक्टिविटी का नोटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल से करेंगे। यानी किसी सब्सटेंस में रेसिस्टिविटी अधिक है तो उसमें कंडक्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी अधिक होगी। जैसे हम लोगों ने कल रेसिस्टिविटी के बारे में बहुत सारे टेबल में कुछ चार्ट पर भी हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है और कंडक्टर्स के लिए इस रेसिस्टिविटी का मान 10 का पावर -8 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है, तो बहुत ही कम होता है। एलॉय के लिए 10 का पावर -6 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है और इंसुलेटर के लिए 10 का पावर 8 से लेकर के 10 का पावर 17 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी बहुत ही कम है तो इसलिए इसके लिए कंडक्टिविटी का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कंडक्टिविटी को अगर हम देखें तो इसके अपोजिट ये 10 का पावर 8 के ऑर्डर का होगा, इसमें क्या होगा यह 10 का पावर 6 के ऑर्डर का होगा और ये 10 का पावर -8 से लेकर के 10 का पावर -17 के ऑर्डर का कंडक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी जिस क्रम में है कंडक्टिविटी उसका रेसिप्रोकल वहाँ पे हो जाएगी। तो जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी और जिसकी रेसिस्टिविटी अधिक है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स की है, तो इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स कहे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और आसानी से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो या उससे करेंट का फ्लो होता है। एलॉय जो होते हैं उसके बाद आते हैं तो इसकी कंडक्टर से या मेटल से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, लेकिन इसकी भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उसका देख रहे हैं हम कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, 10 का पावर -8 से लेकर के -17 तक, यानी बहुत ही कम। यानी इतनी कम कि इस पे तो कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है और इसी कारण इंसुलेटर से कोई भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो संभव नहीं होता और करंट का फ्लो संभव नहीं होता। इसलिए इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में, हम लोग इंसुलेटिंग बॉडी वगैरह के निर्माण में, मुठिया के निर्माण में, हैंडल्स के निर्माण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे विद्युत रोधी होते हैं, यानी इंसुलेटर्स होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो इसके यूनिट्स को समझते हैं। रेसिस्टिविटी का उल्टा जो होगा वो कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं यूनिट ऑफ सिग्मा।
तो रेसिस्टिविटी का यूनिट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। और अभी हमने देखा है कि ओम इन्वर्स को लोग मो कहते हैं, तो मो मीटर इन्वर्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, या ओम इन्वर्स को हम लोग साइमन भी कहते हैं, तो इसलिए साइमन पर मीटर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके यूनिट हो गए। ज़्यादातर हम लोग साइमन पर मीटर का ही उपयोग हम लोग करते हैं, या ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स का ही उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये कंडक्टिविटी कही जाती है जो रेसिस्टिविटी के ठीक अपोजिट होती है। तो इस प्रकार से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ठीक रेसिप्रोकल होते हैं, और ये भी किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस या कंडक्टर के प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि रेसिस्टेंस जो है उसका टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें हमने सबसे पहले लेंथ पर डिपेंडेंस पढ़ा था कि कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। तो एक तो लेंथ पर हमने डिपेंडेंस पढ़ा था, दूसरा कंडक्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी हमने उसका डिपेंडेंस पढ़ा था कि आर जो है वो एक तो की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा आर प्रोपोर्शनल होता है 1/a उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ साथ आर जो होता है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी वो कंडक्टिंग वायर किस सब्सटेंस का बना हुआ है तो उसके नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर भी डिपेंड करता है। साथ साथ हम लोग टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंस पढ़े थे कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आज हम लोग इसको जानते हैं कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्टेड होता है, कैसे प्रभावित होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस जो है, यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग कर लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो टेम्परेचर का बढ़ने से रेसिस्टेंस जो होता है वो भी चेंज होता है। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम लोग एक रिलेशन के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखें आर टी इजकल टू R01 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अनुसार ही टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस चेंज होता है। अब इसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं वो क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। R0 का मतलब है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री C या 0 केल्विन आप कह सकते हैं, हम 0 डिग्री C मान करके चल रहे हैं। आर टी यानी रेसिस्टेंस एट T डिग्री C, T डिग्री टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस। T इज इक्वल टू ये है चेंज इन टेम्परेचर में चेंज, ठीक है। एंड अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं ताप प्रतिरोध गुणांक, ठीक है। ताप प्रतिरोध गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये अल्फा जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है।
तो अब इसको समझते हैं, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, और तब इसी के आधार पर हम लोग डिपेंडेंस को समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी सब्सटेंस को रखा गया है और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेसिस्टेंस जो है वो R0 है। कोई वायर है और वायर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेसिस्टेंस R0 है, ठीक है। अब उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। हमने उसके टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। T वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी। तो हमने उसके टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया और फिर से उसके रेसिस्टेंस को मेजर किया। तो अब वहाँ पर हमको रेसिस्टेंस मिला RT, ठीक है। अब T डिग्री सेल्सियस यानी T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर को कितना चेंज किया, बढ़ाया या घटाया, जो भी हो वो चेंज इन टेम्परेचर। जैसे अगर 20 डिग्री हमने बढ़ाया तो T का मान 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी ताप प्रतिरोध गुणांक, ठीक है। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं ताप प्रतिरोध गुणांक। अब ये क्या बताता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो एक सब्सटेंस का अपना एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अपनी एक हर सब्सटेंस के लिए ये अलग अलग होगा, लेकिन जिस भी सब्सटेंस का जो भी वैल्यू होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो ये सब्सटेंस का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यही निर्धारित करता है कि टेम्परेचर चेंज होने से किसी सब्सटेंस का या किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो कितना इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो कितना डिक्रीज करेगा, यानी उसका बढ़ना घटना कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये अल्फा पर ही डिपेंड करता है। अगर किसी सब्सटेंस के लिए अल्फा का मान बहुत अधिक है या पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से उस सब्सटेंस का जो रेसिस्टेंस होगा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर किसी सब्सटेंस के लिए अल्फा का मान निगेटिव है, बहुत ही कम है, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो सब कुछ टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा या घटेगा ये अल्फा पर ही डिपेंड करता है। तो इस अल्फा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास संबंध है RT इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेसिस्टेंस हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस हो गया, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया और T हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो गया। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा हम निकालें फॉर्मूला के हिसाब से, इसको हम लोग लिख सकते हैं RT इजकल टू R0 प्लस R0 अल्फा T। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने R0 को, ठीक है। तो अब ये जो होगा R0 इधर आकर के माइनस हो गया और इधर हो गया R0 अल्फा T। तो हमको यहाँ पर अल्फा का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। अब ये हमारे पास अल्फा का मान निकल गया। अब इसमें अगर हम ये रखें, इफ सपोज कीजिए कि T इजकल टू 1 डिग्री C, ठीक है। तो T इजकल टू 1 डिग्री C रखेंगे तो देन अल्फा इजकल टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0। अब इसके हिसाब से हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो टेम्परेचर में यूनिट चेंज होने से 1 डिग्री सेल्सियस हमारा चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि यूनिट चेंज होने से, टेम्परेचर में यूनिट चेंज होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस के या किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस में जो चेंज होता है वही चेंज उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। यानी ये जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट में है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज होगा। कब? जब टेम्परेचर में चेंज यूनिट हो। तो यूनिट टेम्परेचर में चेंज होने से 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उस सब्सटेंस के या उस कंडक्टिंग वायर के रेसिस्टेंस में जो ही चेंज होगा वह चेंज उस सब्सटेंस का
कंडक्टिंग सब्सटेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब इस अल्फा पर ही ये डिपेंड करेगा कि किसी भी सब्सटेंस का रेसिस्टेंस किस रेशियो से बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो इस अल्फा के अलग अलग वैल्यू के आधार पर रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर अलग अलग तरह से डिपेंड करता है। अब आइए इसको हम समझते हैं कि किस किस वैल्यू के लिए कैसे कैसे ये डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखते हैं फॉर मेटल्स। तो मेटल्स में क्या किया, तो मेटल्स में जैसे कि हो गया यहाँ पर हमारा सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ETC, ये सब जो है ये मेटल्स हो गए। तो ये जो भी मेटल्स है, ठीक है, इन सभी मेटल्स के लिए अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। और इस कारण से टेम्परेचर बढ़ने से मेटल का यानी कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उसी को हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अल्फा का मान पॉजिटिव है, सो रेसिस्टेंस विल इंक्रीज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अल्फा का मान जो है उसके लिए पॉजिटिव है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम एलॉय लें, फॉर एलॉयज, तो एलॉयज में मुख्य रूप से हम लोग नाइक्रोम है, ठीक है, मैग्नीन है, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन है, तो ये सब हमारा ETC। तो इस सब के लिए जो होता है, इस सब के लिए अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल। अब इस चीज में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, एलॉयज के लिए जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, तो इन सब के लिए अल्फा का जो मान है, इनके लिए भी अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, बट क्या है, इसका मान बहुत ही कम है, यानी मेटल की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बट जितना मेटल का बढ़ता है यानी कंडक्टर्स का बढ़ता है उतना इसका मान नहीं बढ़ेगा, इसका मान बहुत ही कम बढ़ेगा। इतना कम बढ़ेगा कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से इसके रेसिस्टेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, यानी इतनी कम वृद्धि होती है कि हम उसको कहेंगे कि एलॉय का टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। टेम्परेचर कितना भी बढ़े इसके रेसिस्टेंस में कोई खास वृद्धि नहीं होगी। अब इसके बहुत सारे मायने हैं। इसके मायने क्या है कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेज हैं उन सभी हीटिंग डिवाइसेज में हम लोग एलॉय का ही उपयोग करके बनाते हैं। क्यों नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जो हीटिंग डिवाइसेज है, अगर मान लेते हैं कि उसको हीट होना है, क्योंकि हीटिंग डिवाइस है तो हीट होगा। अब अगर वो हीट होगा और अगर उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी अल्फा का मान पॉजिटिव और ज़्यादा रहता तब तो फिर जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता वैसे वैसे उसके लिए रेसिस्टेंस का मान भी बढ़ता जाता, और जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर और भी बढ़ता जाता। तो ऐसा लगातार होते रहता, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। होता क्या है कि एक खास टेम्परेचर तक वो हीट होता है और उसके बाद से फिर वो कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करते रहता है। उसके बाद से फिर उसके हीट में कोई जो बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़े उसके रेसिस्टेंस में भी कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि उसका टेम्परेचर पर डिपेंडेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल है यानी नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो चेंज
नहीं होता, लगभग अनचेंज्ड बना रहता है। और यही कारण है कि हीटिंग डिवाइसेस बनाने में हम एलॉय का उपयोग करते हैं, या जो भी स्टैंडर्ड कॉइल्स है, स्टैंडर्ड कॉइल्स बनाने में हम हीटिंग डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड कॉइल्स बनाने में हम नाइक्रोम या एलॉय का ही उपयोग क्यों करते हैं, इसके अदर भी कारण हैं, तो हम लोग अलग से उसको जानेंगे कि उसके और भी क्या क्या कारण है। फिलहाल हम यहाँ के प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको बताएं कि कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर चेंज होने से भी उसके रेसिस्टेंस में कोई खास वृद्धि नहीं होती है, और वो कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करता है। इस कारण से हीटिंग डिवाइसेस बनाने में हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो है वो है फॉर इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में जैसे मान लेते हैं कि कार्बन आ गया, ठीक है ना, नॉन मेटल्स में, ठीक है, या नॉन मेटल्स के लिए नॉन मेटल्स जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, ETC। तो इस सब के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस सब जो होंगे इसके लिए क्या होगा, अल्फा जो होगा वो होता है निगेटिव। तो इनके लिए अल्फा का मान निगेटिव होने का मतलब ये है, हाँ अब इसमें एक और चीज़ आ जाएगा, सेमी कंडक्टर्स भी आ जाएंगे, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें जो होगा सेमीकंडक्टर्स में मुख्य रूप से हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आते हैं। इसके बारे में भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए अल्फा का मान निगेटिव होता। अब निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे तो रेसिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेसिस्टेंस घटेगा। अब जब इसका रेसिस्टेंस घटेगा तो इसका कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंडक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी ये वहन करता है। यानी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इंसुलेटर्स में जैसे नॉन मेटल्स में कार्बन आ गया, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स हो गए, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस घटता है। रेसिस्टेंस इसका बढ़ता नहीं है बल्कि रेसिस्टेंस घटता है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं सो रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, रेसिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में इंक्रीज होने से टेम्परेचर में इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, घटता है, और इस तरह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है तो एलॉय की कंडक्टिविटी घटेगी। लेकिन इंसुलेटर में अपोजिट होता है, सेमीकंडक्टर्स में भी अपोजिट होता है। खासकर आप कार्बन, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम का नाम बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। तो ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस है। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टेंस किस प्रकार से इंक्रीज होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज़ 1 ओम रेसिस्टेंस। यानी एक टर्च का बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस जो है वो 1 ओम है जब वो ठंडा है, यानी ग्लो नहीं कर रहा है, और इट ड्रॉज अ करंट 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 3 वोल्ट। Calculate the resistance of bulb when glowing and explain the reason for the difference in resistance। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वह 1 ओम है, लेकिन जब ये 0.3 एम्पियर का करंट लेता है और ग्लो करता है किसी सोर्स से, किसी पावर सोर्स से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो उस समय इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो जो हमारे पास गिवन है
गिवन दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3 वोल्ट इस पे अप्लाई किया गया है और ये करंट ड्रॉ करता है 0.3 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। तो इसलिए यूजिंग आसानी से हम लोग यूजिंग V = IR हम लोग यहाँ से R का मान आसानी से निकाल सकते हैं V/I। तो V यहाँ पर 3 वोल्ट है और I का मान 0.3 है, डैट मीन्स कि ये हो जाएगा 10 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बल्ब ग्लो करेगा उस समय उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम, बट इनिशियली उसका रेसिस्टेंस कितना है, वो है 1 ओम। जब वो ग्लो नहीं कर रहा है, ठंडा है, तो उस समय 1 ओम है, लेकिन जब वो ग्लो करता है तो गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उसका रेसिस्टेंस हो जाता है 10 ओम। तो डिफरेंस कितना का हो गया, 10 टाइम्स उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेसिस्टेंस। तो रीजन क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर ऑफ द रेसिस्टेंस डिपेंड्स रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जैसे वो ग्लो करता है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है और इस प्रकार से उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, इसलिए रेसिस्टेंस में ये चेंजिंग आ जाता है। तो जैसे ही कंडक्टर्स के साथ ऐसा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। वही इस क्वेश्चन में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा आज का क्लास कैसा लगा, कितना वैल्यूएबल लगा, कितना नॉलेजफुल लगा, हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और देखते रहिए, सीखते रहिए द रॉयल फिजिक्स चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।